एक लंबे समय पहले सोमवार के दिन मार्च 11 की तारीख साल 1918 में फोर्ट रायली नामक कांसास के एक सैनिक प्रशिक्षण केंद्र में लगभग 26,000 जवान थे और उस दिन प्राइवेट एल्बर्ट गिचल नामक बावर्ची को नींद से उठने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इतना ही नहीं, उसे बहुत तेज बुखार था, गला भी खराब हो गया था और शरीर में पूरा दर्द हो रहा था। उस आदमी ने तब अपना परीक्षा करवाने नर्स के पास गया था। वास्तव में उसका शरीर बुखार से जल रहा था और उसका तापमान 103 डिग्री का था। गिचल के बाद कार्बोरल ली ड्रेक नामक एक और इंसान भी उसी लक्षणों के साथ नर्स के पास जाता है। उनके बाद सर्जेंट अडोल्फ हर्बी भी उसी सूची में शामिल होते हैं और वो सूची बढ़ता गया। लेकिन इसके बावजूद बीमार सैनिकों ने यूरोप की युद्ध मैदान की ओर आगे बढ़ा। इससे पहले कि आपको ये बात समझाए कि इस रोग के कारण किस हद तक तबाही हुई, हम ये बात करते हैं कि इसे कांसास फ्लू के बजाय स्पेनिश फ्लू क्यों कहते हैं। वैसे तो कई शोधकर्ताओं ने बहुत सालों तक इस फ्लू की उत्पत्ति जानने पर शोध किया। 1916 से करीब 1917 तक कई सैनिक फ्रांस के अस्पताल के शिविर से गुजर कर गए। वहाँ के विकृति विज्ञान के अनुसार एक फ्लू जैसी जानलेवा रोग की सूचना दी गई थी। एक और सिद्धांत का सुझाव था कि ये फ्लू उस शिविर के पास स्थापित खेत में मौजूद मुर्गियों से सुअरों को फैला और उनसे मनुष्यों को। कुछ और लोगों का मानना था कि इस फ्लू की उत्पत्ति ऑस्ट्रिया में या चाइना में या पूर्व एशिया में या फिर अमेरिका में हुई है। ये फ्लू यूरोप में आयात किया गया था कि वही उत्पन्न हुआ। इस बात का चर्चा अब भी जारी है। इस फ्लू को स्पेनिश फ्लू बुलाने का कारण सिर्फ ये था कि युद्ध के समय में स्पेन का समाचार माध्यम ने उनके अखबारों में यही छापा था कि स्पेन युद्ध की तटस्थ देश बाकी देशों की तुलना में इस फ्लू के कारण सबसे ज्यादा पीड़ित है और ऐसे सभी उस फ्लू को उसी नाम से जानने लगे। ये फ्लू इतनी तेजी से बढ़ा कि दुनिया की आबादी में 27% यानी करीब 1.8 से 1.9 बिलियन के लोग तक प्रभावित हुए और कहा जाता है कि इस फ्लू के कारण हुए मौतों की संख्या कम से कम 50 मिलियन से करीब 100 मिलियन तक का था। आश्चर्य की बात तो ये है कि पहले विश्व युद्ध में इससे कम मौत हुए थे। इस फ्लू के कारण अमेरिका में करीब 5 लाख मर गए थे और 20 से 40 की उम्र के लोग पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा। मतलब 1917 में अमेरिका की औसत जीवन प्रत्याशा 51 साल था, मगर 1918 में 39 साल तक गिर गया। इस फ्लू से युवकों के अधिक प्रभावित होने का कारण ये था कि कुछ दशक पहले इस फ्लू के जैसे ही एक महामारी उत्पन्न हुई थी। यही वजह है कि बूढ़े लोगों में इस फ्लू के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई थी और क्योंकि युवा पीढ़ी का जन्म इस सब के बाद हुआ था, वो आसानी से प्रभावित हो गए। स्पेनिश फ्लू के कारण तबाही दुनिया भर में मची थी। इंडिया में 17 मिलियन लोगों की मौत हुई, डच ईस्ट इंडीज में 15 लाख, जापान में 3,90,000, ग्रेट ब्रिटेन में 2,50,000, फ्रांस में 4 लाख और ईरान में 9,02,400 से 24,31,000 लोग तक की मौत हुई थी। कुछ छोटे विश्व समुदाय मौत के मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए क्योंकि उनके घर एक दूसरे के बहुत करीब थे। जैसे जर्मन समोआ 90% आबादी स्पेनिश फ्लू से प्रभावित हुए थे। उनमें से 30% पुरुषों की, 22% औरतों की और 10% बच्चों की मृत्यु हुई। जब एक तरफ विश्व के कई देश स्पेनिश फ्लू से अधिक प्रभावित हुए, दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी थे जिन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो दूर दराज के द्वीप थे, जैसे फिजी के लाओ और यासावा द्वीप और ब्राजील के माराजो द्वीप। अलास्का के कुछ भाग भी इस महामारी से बच गए थे। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि स्पेनिश फ्लू के कारण दुनिया के चारों ओर कितने देश गंभीर रूप से प्रभावित हुए और ये भी कि कितने लोग की मौत हुई। पर अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फ्लू इतने देशों तक इतना जल्दी कैसे फैला और क्यों इसे कोई नहीं रोक पाया। वैसे ये बात जाहिर है कि सैनिकों के एक दूसरे के पास अस्वस्थकाल परिस्थितियों में रहना
और साथ में एक जगह से दूसरे तक जाके शिविर लगाना इस फ्लू के फैलने का एक मुख्य कारण है। इतना ही नहीं, वो युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं बल्कि विश्व युद्ध था जिसमें काफी देशों ने भाग लिया था। इसलिए सैनिकों को अक्सर यात्रा करना पड़ता था। माना जाता है कि फ्लू की पहली लहर किसी भी अन्य फ्लू की तरह काफी सामान्य था, लेकिन युद्ध के दौरान सेना की यात्रा के कारण फ्लू की दूसरी लहर काफी घातक था। एक ऐतिहासिककार का कहना था कि ये निश्चित रूप से स्पेनिश फ्लू का दुनिया भर में फैलने का एक प्रमुख योगदान कारक है। फ्लू की पहली लहर को साधारण होने के कारण किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, मगर दूसरी लहर इतना बुरा था कि युवा लोग इससे प्रभावित होने के 24 घंटों से पहले ही मर जाते थे। इस फ्लू के लक्षण ये थे कि सबसे पहले रोगी को तेज बुखार आता था, फिर उसके नाक से खून बहता था, फिर उसे निमोनिया होता था और अंत में उसके फेफड़े में तरल पदार्थ भर जाता था। वे वास्तव में उस तरल में डूब कर मर जाते थे। एक और प्रतिकूल परिस्थिति ये था कि उस समय डॉक्टरों को ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है। कुछ ब्रिटिश डॉक्टरों ने कहा कि रोगग्रस्त फेफड़ों का स्थिति इतना खराब था कि केवल रासायनिक युद्ध ही इसका कारण हो सकता है। अब तो हम जानते हैं कि साइटोकिन विस्फोट नामक एक स्थिति है। ये मूल रूप से एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है जब हमारे शरीर पे वायरस का हमला होता है, लेकिन इस प्रतिक्रिया के ज्यादा होने के भी मौके हैं, जहां शरीर द्वारा इतने साइटोकिन्स उत्पादित होते हैं कि इन प्रोटीनों का एक विस्फोट होता है। इसका नकारात्मक प्रभाव सूजन है, जिसके कारण आदमी के फेफड़ों में तरल पदार्थ का निर्माण होता है। ये भी एक कारण हो सकता है अधिकांश युवा लोग की मृत्यु संख्या बढ़ने की। उनकी स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली ने इतने सारे साइटोकिन्स उत्पादन किया कि अंत में वो विस्फोट हो गए। उस समय में डॉक्टरों को नहीं पता था कि वायरस क्या होता है, ना ही वो चिकित्सकीय रूप से सुसज्जित थे कि वो गौर से सूक्ष्मदर्शी के सहायता से वायरस का अध्ययन कर पाए। लेकिन अब डॉक्टरों के पास ये सब है और उन्हें पता है कि जब किसी के शरीर में वायरस आया तो उसका क्या करे। उन्हें वायरस को ठीक करना आता है और इसके साथ वो उसके अनुवांशिक अनुक्रम को देख सकते हैं और एंटीवायरल ड्रग्स बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं और उम्मीद है कि एक वैक्सीन को भी बना सकते हैं। उस समय में सैनिक एक दूसरे के संपर्क में थे और उसके बाद जब अपने घर वापस चले गए तो इसे रोकने के लिए कोई प्रौद्योगिकी नहीं थी। और जब बाकी लोगों को बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखे तो वो उसके बावजूद बाहर भीड़ में निकलते थे। इसीलिए उनका परीक्षा करना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होगा। मनुष्य अब एक वायरस को आसानी से पहचान सकते हैं। अब संपर्क ट्रेसिंग नामक कुछ है, जिसका मतलब है कि प्राधिकरण ये देखेंगे कि कौन रोगी के करीब थे और किन से उनका संपर्क हुआ था, और फिर उन लोगों का भी सेहत जांच किया जाएगा, ये देखने कि उनको बीमारी फैला है कि नहीं। स्वास्थ्य कर्मी अब सुरक्षात्मक उपकरण पहनते हैं और जनता को इस बात की जानकारी है कि बीमारी से दूर रहने के लिए उन्हें क्या करना है। पर उन दिनों में ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि लोग घर पे रहे या घर से काम करने का विकल्प चुन सके। और लोग नवीनतम समाचार खोजने के लिए उन दिनों में इंटरनेट पे ब्राउज तो नहीं कर सकते थे। स्पेनिश फ्लू के समय में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश घातक बीमारी के प्रसार नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो युद्ध के प्रयास के लिए अच्छा नहीं था। युद्ध के दौरान ब्रिटेन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सर आर्थर नसेल को अच्छी तरह से पता था कि लॉकडाउन ही इस बीमारी को फैलने से रोक पाएगा, लेकिन युद्ध के प्रयास के कारण ये संभव नहीं था। अनुसंधान ये कहता है कि उन्होंने कहा था कि सैनिकों को युद्ध जारी रखना ही श्रेष्ठ है, और इसके लिए हम ब्रिटेन को कोई दोष नहीं मान सकते हैं। दूसरे देशों में लॉकडाउन नहीं लगा पाए, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने व्यस्त जगहों को बंद नहीं किया। अमेरिका में कई दुकान बंद किए गए थे। कुछ जगहों में आम लोगों को इन्फ्लुएंजा की जानकारी देने के लिए उनके दरवाजों पे कागज चिपकाए गए थे। जापान और ऑस्ट्रेलिया में लोगों को सड़कों पे फेस मास्क के साथ तस्वीर खिंचवाई गई थी। लेकिन अमेरिका में नर्सों की भारी कमी थी और संक्रमित रोगियों का देखभाल करने के लिए नर्सों की आवश्यकता थी, क्योंकि तब बीमारी का इलाज भी नहीं था,
सैनिकों को स्नान की जगह, आराम के लिए बिस्तर, विस्की और एस्पिरिन, खांसी का औषध और गर्म पानी दिया गया था। बीमार सैनिकों की मदद करने 9,000 नर्सों को भेजा गया था और उनसे भी अधिक अमेरिका के सैन्य शिविरों में भेजे गए थे। मगर वो काफी नहीं थे, क्योंकि युद्ध से ज्यादा फ्लू की वजह से बहुत सैनिकों की मौत हो गई थी। स्पेनिश फ्लू का ज्यादा फैलने के कारण ये भी है कि कई नर्सों को मदद करने से इनकार कर दिया था, इस वजह से कि वो या तो काले नर्स हैं या फिर छोटे संस्थानों से पढ़ के आए। 1918 में धीरे रोगियों का संख्या कम होने लगा और सभी समझे कि महामारी खत्म हो गया। ऐसा एक सिद्धांत है कि चिकित्सा विशेषज्ञ इससे निपटने में बेहतर बन गए और सिद्धांतों का कहना है कि बीमारी का तनाव कम होने लगा। लेकिन वो 1919 के मध्य में था जब स्पेनिश फ्लू के महामारी को आधिकारिक तौर पे खत्म माना गया था। स्पेनिश फ्लू के बाद और भी महामारी आए थे, लेकिन उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। स्पेनिश फ्लू को भूली हुई महामारी कहा जाता है। आप में से कई लोगों को अब तक शायद इसका जानकारी भी नहीं होगा। उसे भूलने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वो फ्लू इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक के दौरान हुआ था। हमें आश्वासन दिया जा सकता है कि इस तरह के कठोर परिणामों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम आधुनिक दुनिया में हैं और इसके आधुनिक हल निकाल सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी फ्लू लौट के नहीं आएगा। आज हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स हैं, औषधें हैं, बहुत सारी जानकारी तक पहुंच है और वायरस को रोकने की क्षमता है। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि इलाज से बेहतर है एहतियाती उपाय। इसीलिए घर पे रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें।